उत्तर पाकिस्तान के जो एयर स्पेस हैं वो एक दूसरे की फ्लाइट के लिए ऑपरेट नहीं किए जाते, ये तो आप जानते हैं। फिलहाल पाकिस्तान का एयर स्पेस भारत के लिए बंद रहेगा और एक नया एक्सटेंशन उसमें दे दिया गया है। 24 अगस्त तक ये नया नोटम आया है, तो भारत के प्लेन 24 अगस्त तक अब नहीं जा पाएंगे। लेकिन सिमिलरली भारत की ओर से भी है कि पाकिस्तान के प्लेन भारत का एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसमें होता क्या है ना कि एक्चुअली सच बात तो ये है कि पाकिस्तान का नुकसान बहुत कम है, क्योंकि पाकिस्तान की फ्लाइट्स जो है ना वो ईस्ट की ओर जाने वाली बहुत कम है एक्चुअली। लेकिन भारत की ईस्ट में जाने वाली फ्लाइट बहुत है, उनको तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वेस्ट में जाने वाली जितनी फ्लाइट हैं, जो दिल्ली साइड से गल्फ में जाती हैं, यूरोप जाती हैं, टर्की जाती हैं, या फिर अमेरिका जाती हैं, तो उनको बहुत लंबा रूट लेकर जाना पड़ता है। तो उनका काफी फिर एटीएफ ज्यादा खर्च हो जाता है, टाइम भी ज्यादा लगता है। ये जो पिछला प्रतिबंध था, जो बैन था, वो 6 दिन पहले, उससे खत्म होने से पहले ले लिया गया है। और पाकिस्तान का एयर स्पेस बेसिकली 2 फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन में बटा हुआ है, एक कराची और एक लाहौर है, और दोनों पर लागू होगा। तो भारत की सभी जो एयरलाइंस हैं वो इसके ऊपर से नहीं जा सकती। हालांकि भारत आने वाली जो विदेशी एयरलाइंस हैं, सपोज लो कोई ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट है, या कोई समझो गल्फ एयर की फ्लाइट है, या कोई एमिरेट्स की फ्लाइट है, तो वो आराम से पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज कर सकती हैं, आने में भी और जाने में उनको दिक्कत नहीं है। तो भारत, वो फ्लाइट तो वो भी भारत आ रही है, लेकिन वो पाकिस्तान के एयर स्पेस का यूज कर सकती हैं। जब लुफ्तांसा है, स्विस एयर है, या फिर कोई अमेरिका की कुछ एयरलाइंस हैं, टर्किश एयरलाइंस हैं, उन सबको अलाउड है वो भारत आएंगी तो। लेकिन भारत की अपनी जो एयरलाइंस है, इंडिगो, एयर इंडिया, उनको अलाउ नहीं है। और पाकिस्तान की जो अपनी एयरलाइंस है वो हमारा एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं कर सकती है। इस बीच में यूक्रेन और रशिया का जो काउंटर अटैक्स है बहुत भारी हो गए हैं, और यूक्रेन पर रूस ने भारी तबाही मचाई है। दरअसल कल की बात थी जब यूक्रेन ने बड़ा हमला किया एक वेयर हाउस के ऊपर। 8 लोग मारे गए रशिया में, 80 से ज्यादा घायल हुए थे। तो पुतिन को उसके बाद बहुत गुस्सा आया, और राजधानी कीव में कई और जगह पे भारी तबाही हुई। जेलेंस्की बोलते हैं कि ये अब तक की सबसे बड़ी जो अटैक है इस टाइम जो किया गया है। कीव और आसपास के इलाकों में भीषण हमला किया गया, और 16 लोग इसमें घायल हुए हैं, कुछ लोगों की मौत हो गई है इसमें। रिहायशी इलाके, कारें, वेयरहाउस में आग लगी और जलकर राख हो गए। और जेलेंस्की ने कहा कि अब तक का सबसे बड़ा हमला है। रविवार की सुबह, यानी कि संडे की सुबह, यानी कि आज ही 5 घंटे तक चले भीषण हमलों ने शहर के कई हिस्सों में तबाही के बड़े निशान छोड़े हैं। और करीब करीब 40 मिसाइलें और 120 ड्रोन से हमला किया। और ये इतने भयानक थे कि रेलवे स्टेशन और मेट्रो स्टेशन, जो अंडरग्राउंड स्टेशन है, वो भी तोड़ दिए। इसमें 40 इस्कंदर और हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ। जब रात को 1:30 बजे सायरन बजे, तो एयर डिफेंस सिस्टम तो सक्रिय हो गए, लेकिन लगातार धमाकों की और विस्फोट की आवाज सुनाई दी। कई तेज धमाकों से कीव के अंदर, जो क्या कहते हैं कि हिलने शुरू हो गए, घर भी हिलने शुरू हो गए, बिल्डिंग शुरू हो गई, और काफी तबाही मची है यहाँ पर देखा जाए तो। और एक एक करके मिसाइलें आई, क्योंकि अब एयर डिफेंस बहुत वीक हो चुका है यूक्रेन का, तो कहीं भी जो गिरती हैं तो हाइपरसोनिक मिसाइल से रोक पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो कीव के अंदर एक 3 मंजिल की इमारत थी, उसमें भीषण आग लगी, बड़ी मुश्किल से लोगों को बाहर निकाला गया। एक एक करके मुझे लगता है कि जो इस समय जो अटैक हो रहे हैं वो अब शायद ज्यादा लीथल, ज्यादा घातक होते चले जा रहे हैं। और जो जमीनी स्थिति है कुछ इस किस्म की है, जहां रशिया को कॉर्नर करने की यूरोप के द्वारा कोशिश की जा रही है। लेकिन यहीं से जो परिस्थितियां हैं वो कुछ इस किस्म की हैं कि अ, जहां आपके हाथ से बाजी निकल सकती है, और कोई अल्टीमेट वेपन का रशिया यूज भी कर सकता है। यूक्रेन के लोगों ने कुछ कामयाबियां जमीन पे हासिल की हैं, लेकिन अभी जो एक रिपोर्ट आ रही है कि रशियन फोर्सेस इस समय तैयारी कर रही हैं कीव के ऊपर फिजिकल आर्मी का अटैक करके उसको पूरा ही टेक ओवर करना चाहती हैं। कुछ इस किस्म का उनका प्रैक्टिस चल रही है, उनकी कार्रवाई चल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूक्रेन फिलहाल अटैक तो कर रहा है, लेकिन ग्राउंड अटैक के अंदर जो रशिया है वो शायद अब इस हिसाब से, जिसे मैं ये कहूँगा कि
कुछ नया प्लान करके चल रहा है, तो ये हो सकता है कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा ना केवल अटैक होगा, बल्कि अगर फोर्सेस, रशियन फोर्सेस उसको ऑक्युपाई कर लेती हैं, तो फिर उसके बाद जो हालात निकल कर आएंगे वो बहुत ही अलग किस्म के होंगे। तो हो सकता है कि रशिया पूरे यूक्रेन को अब हथियाने की सोच रहा होगा। इस बीच में अरब देशों में 50,000 सैनिकों को अलर्ट भेज दिया गया है, जो कि अमेरिका के सैनिक हैं। ईरान में बड़ी तबाही मचाने की तैयारी में अमेरिका है, लेकिन सच बात तो यह है कि अगर पूरा का पूरा इस्तेमाल किया जाता है, खास तौर से ग्राउंड आर्म फोर्सेस को वहां पर, और कुछ उनके जो आइलैंड्स हैं उसको ऑक्युपाई करने की अगर कोशिश की जाती है, तो एक बड़े लेवल का खून खराबा हमको ईरान के अंदर देखने को मिलेगा, जिसमें अमेरिका के भी बहुत सारे सैनिक मारे जाएंगे और ईरान के भी सैनिक मारे जाएंगे। जेरूसलम पोस्ट ने अपना एक रिपोर्ट में कहा है कि वेस्ट एशिया में अमेरिका 50,000 से ज्यादा जो उनके सोल्जर्स हैं सबको अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है कि वो किसी भी आगे की कार्रवाई के लिए तैयार रहें। जर्मनी के स्पेंगडालहैम एयरबेस से F-16 और ब्रिटेन से F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट भेजे जा रहे हैं। ये इजराइल और दूसरे बेसिस के ऊपर तैनात किए जाएंगे। साथ में रीफ्यूलिंग करने वाले टैंकर प्लेन्स भी इजराइल भेजे जा रहे हैं। अमेरिका के ऑर्डर के ऊपर इस समय ये कहा है कि जो वहां पर अमेरिकी नागरिक हैं गल्फ के अंदर की हालात बिगड़ने की संभावना के चलते ज्यादा सावधानी बरतने को कहा गया है कि ईरान समर्थित जो समूह है अमेरिका के हितों को, यानी कि उनकी जो कंपनियां हैं जैसे टेस्ला है, अमेजॉन है, एप्पल है, उनके शोरूम्स या उनके जो भी यहाँ पर डेटा सेंटर्स वगैरह हैं या कुछ और जो इंस्टॉलेशन हैं, उनकी एम्बेसी हैं, उस पर बम गिरा के या मिसाइलें गिरा के तबाही मचा सकते हैं। तो ये जो लेटेस्ट जो खबर निकल के आई है, इसने दरअसल देखा जाए तो एक नया आप कह सकते हो कि एक डायमेंशंस है इस पूरी की पूरी वॉर को प्रोवाइड किया है। मैं ये भी समझ के चलता हूँ कि चीजें अब और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। साथ में बाबल मंदाब जो है, रेड सी, वो पूरी तरह से क्लोज हो जाएगा। जहाजों का आना जाना परमानेंटली रुक जाएगा, क्योंकि कोई ताकत ऐसी नहीं दुनिया में जो ईरान को होर्मुज को कंट्रोल करने से रोक पाए। मुझे लगता है कि मुश्किल दिन आगे हैं। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।